सेकेंड मंथ में अक्सर महिलाओं को अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है या नौशिया होता है। बेड टाइम उठने से पहले आपने कुछ ना कुछ स्नैक लेना है। आपने सारा दिन कुछ मंचिंग करनी है, पर फिर भी आपको अगर वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है तो चाय में अपने जिंजर ऐड कर सकते हैं। अब कुछ महिलाएं हैं जिनको एसिडिटी बहुत तंग करती है, उनको हर समय मुंह कड़वा रहता है, जैसे कोकोनट वाटर एल्कलाइन है, मिल्क एल्कलाइन है, बनाना या केला एल्कलाइन है। तो प्रेग्नेंट मदर्स ये चीज़ें ले सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं जब भी उनको हार्ट बर्न हो रहा है। और जेलोसिल या डाइजीन जैसे जो एंटासिड्स दवाइयाँ हैं वो सेफ हैं, वो ली जा सकती हैं। गर्भावस्था का दूसरा महीना, सेहतनामा में आज बात इस पर डॉक्टर सीमा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत। दूसरा महीना जब शुरू हो जाता है गर्भवती महिला का, तो अब विस्तार से बताइए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ख्याल रखें, मिसकैरेज ना हो इसके लिए किन बातों का ख्याल रखा जाए, ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं, कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं नहीं, बहुत सारे सवाल है, खान पान भी है, वेट भी है, एक्सरसाइज भी, सब कुछ। सेकेंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी जब हम बात करते हैं, जैसे आपने पहले भी बोला था कि जब तक कपल्स हमारे पास आते हैं तो 15 डेज ओवरड्यू होता है ना। प्रेगनेंसी की जो टोटल जर्नी है उसको हम 9 महीने 7 डेज लेते हैं, मतलब 280 डेज। और हर ट्राइमेस्टर मतलब 1-3 महीने के स्लॉट्स में हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। जब हम फर्स्ट 3 मंथ्स की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट मंथ तक तो मदर को पता ही नहीं होता कि वो प्रेग्नेंट है। जब हमारे पास पहुंचते हैं सेकंड मंथ रनिंग होता है। वंस द प्रेगनेंसी इज कंफर्म, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, तो अब क्या है कि ये बात तो सिंक इन हो गई कि हाँ भाई प्रेगनेंसी हो गई है ना। तो अब उसके आगे चलते हैं कि सेकेंड मंथ में अक्सर महिलाओं को अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है या नौशिया होता है। उसके लिए हमने बताया था कि बेड टाइम उठने से पहले आपने कुछ ना कुछ स्नैक लेना है। आपने सारा दिन कुछ मंचिंग करनी है, पर फिर भी आपको अगर वॉमिटिंग की फीलिंग आ रही है तो कुछ नेचुरल हर्ब्स, मतलब नेचुरल चीज़ें हैं जिससे वॉमिटिंग कम होती है, कुछ हम मेडिसिनल हेल्प कर सकते हैं। नेचुरल दे से जिंजर, जो अदरक है वो एंटी एमिटिक है, तो चाय में अपने जिंजर ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब लिटिल अमाउंट, एक्सेस में तो हमने कुछ भी नहीं लेना है, मॉडरेशन में ले सकते हैं जिंजर टी। या फिर कुछ खट्टी चीज़ें जैसे आपकी कैंडीज़ हैं, इमली वाली गोली है, खट्टा आम वाली गोली है, आप वो चूज़ कर सकते हैं जिससे आपका टेस्ट जो है वो बिटर नहीं रहेगा, आप कैंडीज़ को चूज़ सकते हैं। इसी तरह हमारी कुछ मेडिसिन हैं जो बहुत सेफ़ हैं, जो हम प्रेग्नेंट मदर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, वो रात को सोते हुए ले सकते हैं, जिससे उनको मॉर्निंग सिकनेस नहीं होगी। और अगर उसके बावजूद भी हो तो हम वॉमिटिंग के लिए कुछ सेफ़ दवाइयाँ हैं जो दे सकते हैं। अब कुछ महिलाएं हैं जिनको एसिडिटी बहुत तंग करती है, उनको हर समय मुंह कड़वा रहता है, या वो कहते हैं कि बर्प्स आते रहते हैं, खट्टे डकार आते रहते हैं, या फिर उनको पेट में बहुत गैस रहती है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको हम कहते हैं कि वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करती हैं, जैसे कोकोनट वाटर एल्कलाइन है, मिल्क एल्कलाइन है, बनाना या केला एल्कलाइन है। तो प्रेग्नेंट मदर्स ये चीज़ें ले सकते हैं, ठंडा दूध पी सकते हैं जब भी उनको हार्ट बर्न हो रहा है। और जेलोसिल या डाइजीन जैसे जो एंटासिड्स दवाइयाँ हैं वो सेफ हैं, वो ली जा सकती हैं। एक आध गोली नहीं, जेलोसिल पीने के लिए है, खाना खाने के बाद 2 चम्मच, एंटासिड चाहे डाइजीन है वो पी जा सकती है, डॉक्टर की सलाह से। और एसिडिटी आपको कम होगी अगर आपका पेट भरा हुआ होगा, खाली पेट आपको एसिड ज़्यादा बनता है। इसलिए ये गलत हैबिट नहीं रखनी चाहिए कि मेरे को भूख नहीं लग रही है, मुझे बहुत एसिडिटी, मैं नहीं खाऊंगी, वो सेल्फ डिफीटिंग है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं सब प्रेग्नेंट मदर्स को बताना चाहती हूँ कि दे शुड नॉट कीप फास्ट्स। हमारे देश में बहुत फास्टिंग का कल्चर है, और बहुत प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या गर्ल्स हैं जिनको हैबिट है हर मंडे व्रत रखना है, नवरात्रों के व्रत रखने हैं, करवा चौथ का फास्ट रखना है। बट प्रेग्नेंट विमेन को फास्टिंग इज़ नो, अ बिग नो, फास्ट नहीं रखना है। तो इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि प्रेगनेंसी में मदर को हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। तो जब आप डाइट का सवाल पूछते हो तो रूल है 3 बिग मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स। प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए 200 से लेके 250 एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू गेन वेट एंड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ग्रोइंग बेबी। अब जो बेबी हमारे अंदर नर्चर हम कर रहे हैं उसको कुछ कैलोरीज तो चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, वो कहाँ से आएगी? वो मदर के थ्रू ही आएगी। तो हर मदर को जो अपनी प्री प्रेगनेंसी डाइट है उससे एटलीस्ट 200 कैलोरीज ज़्यादा खानी है।
वो कैसे होंगी? अगर हम वही 3 खाने खाएंगे, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, जो हम पहले लेते थे, तो हमारी रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती है. सो द रूल इज 3 बिग मील्स एंड 3 स्मॉल मील्स. मतलब आपने ब्रेकफास्ट खाया, उसके बाद आप लगभग 11 बजे एक स्नैक खाइए, फिर आपने लंच खाइए, 5 बजे आप अपना मिल्क ले लीजिए, उसके साथ बादाम खा सकते हैं. रात का खाना खाया, सोते हुए 11 बजे फिर एक दूध का कप लीजिए. इस तरह से अपने मील्स को छोटे और बड़े मील्स में स्प्लिट करने से आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले पाएंगे और आपको एसिडिटी तंग नहीं करेगी. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अर्ली मॉर्निंग मदर्स का ब्लड ग्लूकोज बहुत लो होता है, इसीलिए क्योंकि बेबी उनसे कंटिन्यूसली खुराक लेता रहता है, तो आपको भूखे नहीं रहना. आजकल कल्चर क्या है, मदर्स 2-3 बजे तक जागती हैं, फिर रात को मिडनाइट बच्चे सोते हैं जो यंगस्टर्स हैं, और सुबह 11 बजे तक सोते ही रहते हैं. तो उससे क्या हो रहा है कि एसिडिटी जो है वो वर्स हो रही है. तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर इंसान के लिए ज़रूरी है, पर वो प्रेग्नेंट मदर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. वन शुड स्लीप अर्ली, गेट अप अर्ली, सो दैट यू स्टार्ट ईटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग रादर देन 11-12 बजे खाएंगे तो फिर आपका दिन पूरा खराब हो जाएगा. वक्त पर सोएं, वक्त सही समय पर उठे, बिल्कुल, ताकि आप सुबह उठकर सही टाइम पर खाना खाएं. 8 बजे 7, 8, 9 बजे के बीच आप अपना खाना और ये चीज़ उनको हेल्प करेगी उनकी स्लीप डिस्टर्बेंस से भी. अब सेकंड थर्ड मंथ में भी मदर्स बहुत परेशान होते हैं, स्पेशली वर्किंग, कि मैम हम रात को सो नहीं पाते हैं. प्रेग्नेंट लेडीज़ को नींद बहुत कम आती है. सो रूल वही है कि देखिए, आप अपने मन को शांत रखिए, चाहे आप योगा करिए, चाहे आप रात को सोने से पहले योग निद्रा सुनिए. आपका माइंड क्वाइट होना चाहिए और आप अपना एक सोने और जागने का टाइम फिक्स करिए, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस तरह से फंक्शन करे. और आपको स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो गैजेट्स हैं, कम चलाइए, बिल्कुल, लैपटॉप पे कम बैठिए रात के वक्त, वरना हमें दिन में भी पे हाँ, दिन में भी. और देखिए, आजकल ये अक्सर देखा गया है कि हमारे जो बच्चे हैं, जो 3, 4, 5 साल के बच्चे हैं, उनमें ऑटिज्म आ रहा है, उनमें सेंसरी न्यूरल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनमें डिलेड स्पीच आ रही है. तो आप देखेंगे कि हाँ, कि बहुत सारे मदर्स अपने बच्चों की थेरेपीज करा रहे हैं कि मैम बच्चे बोलते नहीं हैं, बच्चे ऑटिस्टिक हो रहे हैं. तो उसका प्रेगनेंसी से उसका गर्भ से ही रिलेशन है. देखिए, जितनी साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कह रही है कि गर्भवती महिलाओं का जो स्ट्रेस है, जो एवरीडे स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं जाके बेबीज के एपीजीन्स के लेवल पे काम करता है, असर करता है. इसी तरह से ये जो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, चाहे वो लैपटॉप्स की फॉर्म में है, वाईफाई चल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अंदर हमारे बेबीज को अफेक्ट कर रही है. एज अ रिजल्ट उनके न्यूरोनल डिलेज हो रहे हैं. दूसरा, हमारी डाइट तो है ही, जो हम इतने प्रेजर्वेटिव्स खाते हैं, हमारे इंसेक्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं, वो सब भी कहीं ना कहीं जाके हमारे गर्भावस्था में ही बेबीज की जो जेनेटिक्स है उसको चेंज कर रहे हैं. सो इसी करके एक प्रेग्नेंट लेडी का हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट पे कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अपना स्ट्रेस जो है, चाहे वो वर्क रिलेटेड है, होम रिलेटेड है, हम बार बार कह रहे हैं कि जितना कम रहेगा उतना ही आपका बेबी हेल्दी होगा और मदर जो जर्नी है वो हैप्पी जाएगी. ठीक है. सो एक तो हम ये बताना चाहते हैं अपनी तरफ. और दूसरा, हाँ, नाउ लेट अस टॉक कि टेस्ट कौन कौन से हैं. हम अपने प्रेग्नेंट लेडीज़ का ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि मदर्स जो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हैं, उनका बहुत कॉमन सवाल आता है कि मैम मेरा ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, मेरे बच्चे में क्या प्रॉब्लम आ सकती है. तो देखिए, ये ऐसा है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों नेगेटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हस्बैंड और वाइफ दोनों पॉजिटिव हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जहाँ मदर का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, तो बेबीज़ में आफ्टर बर्थ जॉन्डिस होने की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज ब्लड ग्रुप मैच नहीं करते. और अक्सर ये बेबीज़ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के होते हैं, जो कि मम्मा से मिसमैच हो जाता है. तो उस कंडीशन में हम मदर्स को प्रेगनेंसी में एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं. इन बेबीज़ को आफ्टर बर्थ जॉन्डिस के लिए देखते हैं. तो जो मदर्स का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उसके लिए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है. इसी तरह मदर्स की शुगर चेक करते हैं, मदर्स का थायराइड चेक करते हैं, उनका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं. सो ये सारी जो आपके चेकअप्स हैं, ये फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत जरूरी है. कुछ फॉलिक एसिड और कुछ आयरन. सो फर्स्ट 3 मंथ्स हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट करते हैं. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं.
4th मंथ से आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट किया जाता है। फॉलिक एसिड इज़ वेरी एसेंशियल बेबी के ब्रेन और नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट के वो लिए। बहुत ज़रूरी है लेना। इनफैक्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने से 3 महीने पहले फॉलिक एसिड हमने शुरू करना है ताकि मिसकैरेजेस को भी प्रिवेंट कर सकें। तो फॉलिक एसिड एक ऐसी दवाई है जो हर प्रेग्नेंट मदर के लिए बहुत एसेंशियल है, वो सप्लीमेंट हमने मिस नहीं करना है। बाकी इन एडिशन अगर किसी की थायराइड की दवाई चल रही है या ब्लड प्रेशर की चल रही है, वो सब मेडिसिन आपने अपनी लेनी है। और 2nd मंथ वाली महिलाओं को ये बताया जाता है कि नेक्स्ट उनका जो चेकअप है वो 3 मंथ्स पे होगा और नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो है वो 12 वीक्स पे होगा, मतलब जब आपके 3 महीने पूरे हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम बेबी के काफ़ी सारे जेनेटिक डेवलपमेंट जो है वो अल्ट्रासाउंड में देख पाते हैं। अब कॉस्मेटिक्स पे आते हैं, वैक्सिंग करा सकते हैं कि नहीं? ब्लीचिंग तो खैर नहीं करानी चाहिए, ब्लीच पे एक हमने पूरा वीडियो बनाया जिसमें कहा गया कि ब्लीच नहीं करनी चाहिए, और भी बहुत कुछ। देखिए, जब ये हम कॉस्मेटिक यूसेज पे आते हैं, आजकल हमने देखा है हमारी युवा पीढ़ी और हम सब ही इतना कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं। सो लकीली अगर कोई प्रेग्नेंट मदर्स हेयर कलर्स यूज़ कर रहे हैं, अमोनिया फ्री हेयर कलर्स आर सेफर ऑप्शन। बट ठीक है, अगर आप कोई भी हेयर कलर या यूज़ कर रहे हो कोई भी केमिकल, तो आपको बेटर है कि विंडोज़ और डोर खुला रखना चाहिए। तो क्लोज्ड स्पेस में, छोटे से कमरे में जहाँ बंद दरवाजे हैं, वहाँ कोई भी केमिकल्स यूज़ नहीं करने चाहिए, बिकॉज स्मेल आप नहीं आना चाहिए। इनहेल करेंगे उसको, है ना? तो आप हेयर कलर यूज़ कर सकते हैं, बेटर है अगर नेचुरल वाले यूज़ कर रहे हैं, हेना यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी सेफ। देन यू कैन गेट द इवन अगर आप हर्बल ब्लीच यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बेबी पे अफेक्ट नहीं करती, क्योंकि मदर के लिए जैसी भी है उसकी स्किन को सूट कर रही है या नहीं, बट बेबी पे उसका अफेक्ट नहीं है। वैक्सिंग करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस्मेटिक्स जो आप पहले यूज़ कर रहे थे, लिपस्टिक्स हैं, आपके फेस पे पाउडर्स हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट कोई नई चीज़ मत ट्राई करिए, क्योंकि नई चीज़ से एक्सपेरिमेंट करने से कुछ एलर्जीज हो सकती हैं। सो लेट्स नॉट ट्राई एनीथिंग न्यू, बट वैक्सिंग, ब्लीच, हेयर कलर और आपके ये जो नेल पेंट्स वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। बच्चा कितना बड़ा हो चुका था सेकंड मंथ में? 2nd मंथ में बेबी इज अगेन लेस देन एन इंच, ऑलमोस्ट लेस देन एन इंच आधा बिग इंच है ना। से 1 इंच। हाँ, उतने के बीच में रहेगा। दे से द साइज ऑफ अ रेस्पेरी, उतना या छोटे मेलन के साइज का रहता है बेबी ना। और 2nd मंथ तक 8 वीक्स तक बेबी के लिम्ब बड्स बन जाते हैं, बेबी का नोज बड थोड़ा सा दिखने लग जाता है, और बेबी की टेल होती है, छोटा जब फीटस 6 वीक्स का होता है वो डिसअपियर हो जाती है, और हार्ट बीट तो हम देख ही पाते हैं, और धीरे धीरे ब्रेन और हेड साइज ये सब फॉर्म होने लग जाता है। तो छोटा सा बेबी मिनी ह्यूमन बीइंग के जैसे अपनी शेप लेने लग जाता है 8 वीक्स पे। सफ़र कर सकते हैं यानी ट्रेन ट्रैवल में, बस में, फ्लाइट में? देखिए, ट्रैवलिंग के बारे में बहुत कॉमन सवाल रहता है, बहुत मिथ है कि नहीं करना चाहिए। मैं ये कहती हूँ अपने पेशेंट्स को कि जो आप अवॉइड कर सकते हैं ट्रैवलिंग, वो अवॉइड करो। बट हाँ, अगर कोई ज़रूरी है आप कर सकते हैं। ट्रैवलिंग से एज सच कोई एडिशनल रिस्क नहीं है, एयर ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रेन ट्रैवल सेफेस्ट है, बाय रोड भी आप जा सकते हैं, 4-6 घंटे की जर्नी आप कर सकते हैं। बट हाँ, आपने कुछ एडवेंचर ट्रिप्स नहीं करने हैं, आपने ये नहीं कि स्नॉर्कलिंग करने जा रहे हैं, वो सब काम नहीं करने हैं। बट अगर आप रेगुलर ट्रैवल करना चाहते हो, जाना चाहते हो, आप जा सकते या हो, एक उसमें बार कोई अपने रिस्क डॉक्टर से सलाह सलाह ज़रूर ले करके, लें, बिकॉज क्योंकि अगर बॉडी आपकी बॉडी को उन्हीं को पता है। अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है या आपकी कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी है, आईवीएफ से हुई है, फिर आपको ट्रैवलिंग मना करी जाती है। बट अगर एक स्पॉन्टेनियस नेचुरल प्रेगनेंसी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्रैवल कर सकते हैं। बट येस, क्या ऐसे वार्निंग साइंस हैं थ्रू आउट द जर्नी ऑफ प्रेगनेंसी कि अगर प्रेग्नेंट मदर नोटिस करे तो उसको डॉक्टर को जाके मिलना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो इवन फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में अगर किसी भी स्टेज पे पेन है जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के जैसे है, जैसे पीरियड में पेन होती है और वैसी पेन हो रही है, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन, आपके पेट के नीचे के निचले हिस्से हिस्से में दर्द हो रही है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में कभी कभी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह जाती है, जिसको हम एक्टोपिक कहते हैं, तो वो 15-20 दिन ऊपर ही होते हैं। अगर अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ और आपको बहुत शार्प पेन है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना चाहिए टू रूल आउट कि कहीं ये एक्टोपिक तो नहीं है। देन अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग हो रही है, चाहे वो ब्राउनिश है, चाहे रेडिश है, चाहे ज़्यादा है, चाहे कम है, तो आपको अपना एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, बिकॉज प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल नहीं है। फर्स्ट 2 मंथ्स में इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कभी कभी रेयरली मदर्स को होती है। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, हार्ट बीट ठीक है, बच्चे की ग्रोथ ठीक है, तो हम आपको रीअश्योर करके घर भेज देते हैं। लेकिन एक बार डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। अगर प्रेगनेंसी
किसी भी टाइम पे ब्लीडिंग हो रही है, अगर 6th मंथ में है, 7th मंथ में है, कभी कभी हल्की ब्लीडिंग इस चीज़ का साइन होती है 6th-7th मंथ में कि आप लेबर में जा रहे हो। इट कुड बी अ साइन ऑफ प्री टर्म लेबर, कि टाइम से पहले ही आपका बेबी आने वाला है। उसको हम शो कहते हैं, जब हल्की सी ब्लीडिंग होती है। तो आपको इग्नोर नहीं करना, ये नहीं सोचना है। हाँ, कभी कभी मदर्स को इंटरकोर्स करने के बाद स्पॉट लग गया या ब्लीडिंग हो गई तो इतना पैनिक नहीं करिए, बट ऑफ कोर्स आप एक बार डॉक्टरी राय ज़रूर लीजिए। अगर प्रेग्नेंट मदर को चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रही है और उसका बीपी हाई है, 100% आपको हॉस्पिटल जाके दिखाना है, डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपको वाटर बैग ब्रेक हो गया है, मतलब खूब सारा वाटर आ रहा है, एकदम गश ऑफ वाटर आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली हॉस्पिटल जाना है, बिकॉज दैट इज अ साइन कि यू आर गोइंग टू गो इनटू लेबर एंड प्रोबेबली इट इज द टाइम कि हमें बच्चे को डिलीवर करना है। तो वो जो थैली है शायद वो फट जाती है, ऐसा होता है हाँ, जिसमें बच्चा होता है। यस, सो तो बेबी इस वजह एक से वो वाटर बैग में डिस्चार्ज रहता है। शुरू होना। हाँ, डिस्चार्ज हो जाता है। और एक बार अगर वाटर बैग ब्रेक हो जाता है तो फिर प्रेगनेंसी को बहुत ज़्यादा देर के लिए कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अगर रुक रुक के किसी को पेन्स आ रही हैं तो उस टाइम पे भी फिर हमें डॉक्टर को मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब प्री टर्म लेबर की निशानियां हो सकती हैं। पहले प्रसव हो सकता है। हाँ जी, हो सकता है। तो पेन, ब्लीडिंग, अगर फीवर है, प्रेगनेंसी में हाई ग्रेड फीवर 100-101 से ऊपर फीवर है, उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बेबी को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। सो दीज आर ऑल द साइंस। अगर किसी को कोई फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, वेजाइनल डिस्चार्ज, और स्मेली है, फिर भी आपको अपना ट्रीटमेंट ज़रूर कराना चाहिए।